तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम यूपी टेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें प्रीवियस ईयर और संभावित प्रश्न जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग टोटल 50 क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसमें से आप लोग 40 क्वेश्चन अगर सही कर ले रहे हैं तो ये समझिए कि आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दांत काटी रोटी, बी है आस्तीन का सांप, सी है अक्ल का दुश्मन और डी है आबनूस का कुंडा। तो देखिए कपटी मित्र का मुहावरा क्या होगा? आस्तीन का सांप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का जो अर्थ होता है, कोई व्यक्ति साथ रहने वाला हो जो ऊपर से तो मित्रता को दिखाता है लेकिन अंदर से वह नुकसान पहुंचाने को सोचता है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं कपटी मित्र, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर एड़ संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि और डी है दीर्घ संधि। इत्यादि, इत्यादि मतलब होता है इति धन आदेश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इसका संधि विच्छेद इति धन आदि। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ क्या होता है कि ई और आ मिल करके यह बना लेता है। तो यहाँ पर यह बना हुआ है तो इसलिए कौन संधि हो जाएगी? एड़ संधि हो जाएगी, ठीक ना। इसका नियम क्या होता है एड़ संधि का? यदि ई चाहे छोटा ई हो या बड़ा ई, छोटा हो या बड़ा हो, या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या होता है कि ई या चाहे बड़ा ई का य हो जाता है, ऊ या ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है, ठीक ना। ये ध्यान रहे। अर्थात मान लीजिए ऊ है, ऊ प्लस अ आ जाए तो ऊ बना लेगा, ठीक ना। ई प्लस अ आ जाए तो ये बना लेगा, री प्लस अ आ जाए तो र बना लेगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय। इसमें कौन शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो देखिए इसका जो शुद्ध रूप होगा अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है। देखिए यहाँ पर अंबर जो है आकाश पर पनघट का, तारा पर घट, घट मतलब घड़े की बात कर रहा है, और उषा का मतलब सुबह, ठीक ना। नागरी का मतलब जो कर रहा है यह चतुर स्त्री का जो सीधा आरोप किया गया है, ठीक ना। इसमें इसका मतलब है उपमेय में, उपमेय और उपमान में कोई भेद न रहे तो वहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। तो इसलिए यह रूपक अलंकार है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर है बाबू महादेव सेठ, बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी है बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेम घन और डी है अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो देखिए आनंद कादम्बिनी के जो लेखक है वह बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इनका जो प्रकाशन हुआ था इस पुस्तक का
यह 1881 में, ठीक ना। यह कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर जिला में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, सॉरी 6 देखेंगे। मृगावंती की रचना है, करा मृगावंत किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबन, जायसी। मृगावती जो है, यह जो है किसकी रचना है बताइए? यह कवि कुतुबन की रचना है। किसकी है? कुतुबन की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 आत्म साक्षात्कार, बी है सहानुभूति, सी है अनिर्वचनीय और डी है रहस्य। जो वचन द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे हम अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या ना? अनिर्वचनीय कहते हैं। स्वयं के अनुभव को स्वानुभूति कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह। तो देखिए जो आचरण की सभ्यता है, यह जो है मजदूरी और प्रेम की सच्ची वीरता, कन्यादान और पवित्रता, द्विवादी युग के प्रसिद्ध निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह की एक विख्यात निबंध है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पूर्ण सिंह। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भूषण किस काल के कवि है? करें भूषण किस काल के कवि है? तो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। तो देखिए ये जो है भूषण जी, ये रीति काल के, किसके? रीति काल के। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? करुण, वीर, हास, श्रृंगार। उत्साह मतलब वीर रस, इसका अस्थाई भाव वीर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। कवितावली के रचनाकार है सूरदास, जायसी, तुलसीदास, कबीरदास। तो देखिए ये कवितावली का रचना कौन है? यह कौन है? तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है। इन्होंने गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामचरितमानस लिखी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधि, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। तो देखिए जो यह है अवधि बोली में लिखी गई है विनय पत्रिका। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? कंठस्थ, तालव्य, मूर्धा, दंत। तो यह जो है जो ट वर्ग होता है उसका उच्चारण जीभ के उलटकर मूर्धा अर्थात तालु के ऊपर के भाग को छूने से होता है, इसलिए क्या होता है? मूर्धन्य व्यंजन होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। अष्टछाप के कवि नहीं है? नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास। तो कौन नहीं है? तो यह जो है अष्टछाप नहीं है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टछाप के कवि नहीं है। ये अष्टछाप जो है उसके कवि पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए अष्टछाप में 8 कवि थे। कुंभन दास थे, सूरदास थे, परमानंद दास थे, कृष्णदास थे, गोविंद स्वामी थे, छित स्वामी थे, और 2 लोग कौन थे? नंददास थे और
एक चतुर्भुज दास थे, 8 थे। तो देखिए ये नाभा दास तो थे ही, और कृष्णदास भी नाभा दास नहीं थे ना, नहीं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास ये थे, ये नाभा दास नहीं थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द। अच्छे कुल, कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो देखिए जो अच्छे कुल में रहेंगे ना, उसे हम क्या बोलते हैं? अच्छे वंश। अच्छे वंश का मतलब होता है कुलीन, ठीक ना, अच्छा कुल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दात्री, दात्री, धाती। तो देखिए दाता का जो होता है स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दात्री, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। जैसे इसका एक नियम होता है, अगर पुल्लिंग शब्द, जो पुल्लिंग होता है शब्दों के अंत में ता आता है, तो उसका जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो ता के स्थान पर त्री लगा देते हैं, ठीक ना। जैसे नेता है तो नेत्री, करता है तो कर्त्री, दाता है तो दात्री, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, कर्म, अधिकरण। तो देखिए लड़का पेड़ से गिरा अलग हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? जब अलग होगा तो अपादान कारक। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो देखिए जो शब्द जो होता है किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, स्वभाव आदि का बोध कराता है, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। दोष यहाँ पर है, पापी शब्द क्या है? दोष है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। नवल, सुंदर, श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो देखिए जहाँ एक ही वस्तु या व्यक्ति का अनेक प्रकार से वर्णन हो, वहाँ उल्लेख अलंकार होगा, ठीक ना। यहाँ श्याम के शरीर की सुंदरता को नवल, सुंदर और श्याम रूप में अलग अलग उल्लेख किया गया है। श्याम के शरीर को बताया गया नवल है, सुंदर है, श्याम है, ठीक ना। तो इसलिए यह उल्लेख अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। बीजक किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी। तो देखिए बीजक जो है इनकी 3 रचना है। यह कबीरदास की है। किसकी है? कबीरदास की। बीजक किसकी है? कबीरदास की है, ठीक ना। ये पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक ना। उपदेश और वाणियों का संग्रह, उसके शीर्ष उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने बीजक नाम से एक पत्रिका लिखी, रचना की, ठीक ना। इसके 3 भाग कौन कौन है? साखी, समद और रामायणी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है सूर्यो प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्यो प्लस उदय। तो देखिए सूर्य प्लस उदय मतलब सूर्योदय, अ और उ मिल करके ओ बनाते हैं, ठीक ना।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए यहाँ पर जो संधि विच्छेद हो जाएगा मनोधन रथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोरथ, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। यथाशक्ति, यथाशक्ति का जब समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार होता है। तो इसका पहला शब्द, पहला पद यथा एक अव्यय प्रधान शब्द है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, धीर, भंवर। तो देखिए जो तद्भव है ना यहाँ पर, तो ये जो है भंवर क्या है? एक तद्भव शब्द है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। भंवर का तत्सम क्या हो जाएगा? भ्रमर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए चंद्र बिंदु वाले जो अधिकांश शब्द क्या होते हैं वह तद्भवी होते हैं, ठीक ना। ये ट्रिक है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, मुंदरी का तत्सम रूप क्या है? मुंदरी, मुद्री, मुद्रिका, मुंदरी। मुंदरी का जो तत्सम रूप है वह, तत्सम रूप पूछ रहा है ना, मुंदरी जो है एक तद्भव है, तो इसका तत्सम रूप मुद्रिका हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? पतन, अपकर्ष, भ्रंश, विकर्ष। तो देखिए उत्कर्ष शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होगा? बताइए जल्दी से। अपकर्ष हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो देखिए ये जो है चंदर दाई के द्वारा। किसके? चंदर दाई के द्वारा। नहीं, परमाल रासो है ना, रासो सब ना हो। ये जगनीश के द्वारा। किसके द्वारा है? सॉरी, ये जगनीश के द्वारा है, ध्यान रहे, गलती हुई। परमाल वो सिर्फ रासो वाला था ना, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28, होता है बच्चे, गलती होती है, सबसे होती है। दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? दू। दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? दूर। ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरद, वारधि, मेघ। तो वारधि जो है यह बादल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 30 है, घृणा शब्द के लिए सही विलोम चुनिए। घृणा का विलोम क्या होगा? प्रेम, नफरत, प्रताड़ना, हिंसा। घृणा कर रहा हूँ, तुमसे प्रेम कर रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है? नारी का अपमान, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, सुंदर वंश। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा कभी समाप्त न होना। क्या हो जाएगा? कभी समाप्त न होना। जब महाभारत में द्रौपदी का चीर मतलब हरण मतलब चीर मतलब साड़ी, साड़ी को जब खींची जा रही थी तो कभी समाप्त ही नहीं हुई, ठीक ना, बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूप मंडूक
होना का अर्थ क्या है? कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, मूर्ख होना, कुएं का मेढक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुएं की मेढक। क्या हो जाएगा? कुएं के मेढक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। 32 हो गया। 33 देखेंगे। भाषा शिक्षण की पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डैक्राली, अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखिए मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डैक्राली ये छोटे बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और भाषा शिक्षण की पद्धति है, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये नहीं है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना था? महात्मा गांधी, मॉन्टेसरी, फ्रॉवेल, जॉन डीवी। तो ये देखिए जो मानना था, जो प्रारंभिक शिक्षा जो है मातृभाषा में, बताइए किसका था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक ना। महात्मा गांधी का ही मानना था कि जो बच्चे का मानसिक विकास के लिए प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही होना चाहिए। ठीक ना, जिससे वो स्वाभाविक रूप से सीख सके। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली अधिक उपयुक्त मानी जाती है? निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, भाषा ससंगत प्रणाली। तो देखिए जो आगमन प्रणाली होती है यह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है। आनंद का पर्यायवाची शब्द है? मोद, कैवल्य, स्पृहा, सहकार। तो देखिए जो आनंद का जो है ये कौन सा होगा? मोद भी है, मोद होता है, प्रमोद होता है, हर्ष होता है, उत्साह होता है, खुशी होती है। ठीक ना। तो कौन सा हो जाएगा पर्यायवाची? आनंद का मोद हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां है? तो देखिए कुल हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? अनुच्छेद जो है कुल 22 भाषा है। ठीक ना। अनुच्छेद 243 में है। कुल कितनी है? 22। आइए प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? कवि, वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, बी है सरस्वती, माधुरी, सी है कल्पना, ज्ञानोदय, और डी है नवनीत कादम्बिनी। तो ये जो है देखिए भारुतेंद्र हरिश्चंद्र जो थे इन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। तो दोनों की पत्रिकाएं भारतेंदु युग की ही है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लीलाधर जगुड़ी, विश्व प्रसाद तिवारी, सी है हरे प्रकाश उपाध्याय, और डी अखिलेश। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? अखिलेश। प्रश्न नंबर 40। सुरसागर की भाषा क्या है? तो देखिए सुरसागर की जो भाषा है, सुरसागर जो लिखी गई है वह जो लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई? अवधी, बुंदेली, ब्रज भाषा, छत्तीसगढ़ी। किस में लिखी गई है? यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक ना। साहित्य लहरी, सुर सरावली और सरस
जो है यह सब ब्रज भाषा में लिखी गई है। सुरसागर। आइए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? लौकिक में तो जो प्रत्यय होता है इक, लौकिक तो इक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? डी। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। 42 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, जो बिना अपराध किए थे वो भी दंड के भागी हुए। यह शुद्ध वाक्य है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, राजकुमार वर्मा। तो कौन है? चौपट राजा टकेशर भाजी टकेशर खाजा। और भारत दुर्दशा जो थे आधुनिक साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए जब पेड़ से बंदर कूदेगा तो वह कौन सा कारक हो जाएगा? अलगाव हो रहा है तो अलगाव का मतलब अपादान कारक, ठीक ना। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो रति। क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री। तो क्या हो जाएगा? कवयित्री, ठीक ना, कवयित्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। तरनी तंजा तट तमाल तरवर बहुफल छाय में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि त की आवृत्ति जो त शब्द है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक ना, जो त वर्ण है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो देखिए जो घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। 6 वर्ण किसके योग से बना है? क, आधा क और बताइए मूर्धन्य स से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 आज का अंतिम क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? 8 अध्यायों का मतलब द्विगु समास होगा। 8 यहाँ पर संख्या की बात हो रही है ना, जब संख्या होगा तो द्विगु समास होगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।